Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the Knowledge Nest. I am your instructor Ikra Ayub. Today we are moving forward with our IR journey and entering part B of lecture 3. इन आवर लास्ट सेशन यानी लेक्चर 3 पार्ट 1 में हमने डिस्कस की थी आईआर की डेफिनेशंस. वी सेलेक्टली लुक ऑन नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड इवन लुक्ड एट हाउ डिफरेंट थ्योरिस्ट डिफाइन इट. हमने देखा कि किस तरीके से आईआर की डेफिनेशंस डिफरेंट थ्योरिस्ट अपने लेंस के हिसाब से डिफाइन करते हैं. एंड वी अग्री एंड वी केम टू वन पॉइंट दैट देयर इज नो फिक्सेशन इन आईआर डेफिनेशन. और हमने इस वीडियो यानी कि लेक्चर 3 पार्ट 1 को वी हैव टू एंड, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से हम उस लेक्चर को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाए थे. और हमने आईआर की डेफिनेशन की जिस को समझने के बाद हमने प्रोसीड करनी थी आईआर की डिफरेंट सोर्सेज से डेफिनेशन को समझने की. लेकिन आज हम थोड़ा पोज करते हैं डेफिनेशंस पे जाने से पहले, क्योंकि जब तक कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं होंगी आईआर का कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल हो जाता है. सो बिफोर वी स्टार्ट कोटिंग रियलिस्ट, लिबरल्स और स्कॉलर लाइक चार्ल्स ब्राउन और Hans Morgan Thue for the definition of IR, we need to be clear about some foundational terms कि जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम IR की डेफिनेशन को समझते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं जहां हमने पोज किया था लास्ट वीडियो को, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स समझते हैं. अच्छा जी, हम आईआर की प्रोफेशनल यानी कि स्कॉलर और एकेडमिक डेफिनेशन को समझने से पहले हम कुछ सिंपल टर्म्स और सिंपल आईआर की डेफिनेशन को समझते हैं. ये एक सिंपल लिटरल मीनिंग ऑफ आईआर है. ठीक है, अगर हमने इस आईआर की डेफिनेशन और कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो जब वी जम्प टू द एकेडमिक एंड द थ्योरिस्ट डेफिनेशन ऑफ आईआर इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड. अच्छा देखिए, अगर मैं आईआर की सिंपल लिटरली मीनिंग में डेफिनेशन बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आईआर इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस हैं. ठीक है, आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन दो या दो से ज़्यादा स्टेट के दरमियान इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड रिलेशंस हैं. ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर. ठीक है, यानी आईआर इज इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस बिटवीन और अमंग स्टेट एट इंटरनेशनल लेवल. ठीक है, अच्छा अब मैंने यहाँ पे जो आईआर की डेफिनेशन दी, मैंने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन को लिखा कि आईआर जो है इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन है स्टेट, दो स्टेट्स या बहुत सारी स्टेट्स के दरमियान. ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर. ठीक है, अब बज़ाहिर तो मैंने ये आईआर की एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दी है कि दो से ज़्यादा की स्टेट्स के दरमियान इंटरेस्ट के बेस पे रिलेशन है और वो जो रिलेशंस हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे पाए जाते हैं. अच्छा, अब इसमें से कुछ चीज़ें या कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जिन्हें आपके लिए अभी समझना थोड़ा मुश्किल होगा, या आपको लगेगा कि क्या मतलब इंटरेस्ट बेस का, क्या मतलब लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का. मैं आपको जो है इसको मज़ीद आसान करके अभी समझाती हूँ. देखें, जो आईआर के यानी इंटरनेशनल रिलेशन, यानी ये जो रिलेशंस हम कह रहे हैं ना कि एक स्टेट, दो स्टेट्स के दरमियान या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशंस हैं, उस रिलेशन की नेचर क्या है. आइदर इट्स पॉलिटिक और नॉन पॉलिटिकल. ठीक है, किस किस्म के रिलेशंस. ठीक है, आईआर में हम पढ़ते हैं दो स्टेट्स के दरमियान, तो आईआर में दो स्टेट के दरमियान सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशन का नाम नहीं है. ठीक है, बल्कि आईआर दो स्टेट के दरमियान पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों किस्म के रिलेशन जो कि इंटरेस्ट पे बेस करते हैं. अब भला इंटरेस्ट क्या है, कैसा इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम आपको आसान करते हैं कि जो दो स्टेट्स होती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से, ठीक है, जो रिलेशंस बिल्ड करती हैं उनका जो मेन फोकस होता है, उन रिलेशंस का जो एम होता है, ठीक है, वो अपने स्टेट्स की यानी अपने नेशन के इंटरेस्ट को सर्व करना होता है. ठीक है, उन इंटरेस्ट को सर्व करना होता है. ठीक है, अब इंटरेस्ट कौन से होते हैं मैं नीचे आपको अभी समझाऊंगी. ठीक, अच्छा अब वो जो दो स्टेट्स आपस में, ठीक है, या दो से ज़्यादा स्टेट आपस में जो इंटरेस्ट के बेस पे रिलेशन रखती हैं, कभी कभार स्टेट ए है या स्टेट बी, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस रखती हैं, तो कभी कभार उन दोनों के इंटरेस्ट आपस में अलाइन होते हैं. ठीक है, यानी उनके इंटरेस्ट कॉमन होते हैं. ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, और कभी कभी उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से कम्पीट करते हैं. ठीक है, जब उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से अलाइन होते हैं तो उनके दरमियान यानी दो स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो फ्रेंडली नेचर का होता है.
ठीक है, यानी फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। और जब उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से compete करते हैं तो उनके दरमियान जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप होता है वो एनिमी होते हैं, अनफ्रेंडली रिलेशनशिप होते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि आईआर सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप्स का नाम नहीं है, बल्कि हम उसमें फ्रेंडली रिलेशनशिप दो स्टेट्स के दरमियान फ्रेंडली ताल्लुकात को भी पढ़ते हैं और साथ में उनके दरमियान जो अनफ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं यानी कि फ्रेंडशिप और एनिमी दोनों के रिलेशनशिप को इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ने का नाम आईआर है। ठीक है, अच्छा, अब किस किस्म के रिलेशन, ठीक है, हमने यहाँ जो अभी थोड़ी देर पहले बात की कि पॉलिटिकल रिलेशंस भी होते हैं, नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस भी होते हैं। तो क्या होते हैं पॉलिटिक्स और क्या होते हैं नॉन पॉलिटिक्स, ठीक है। देखें, अगर हम बात करते हैं ना पॉलिटिकल रिलेशनशिप की, ठीक है, तो इसमें हमारी डिप्लोमेसी आ जाती है, डायलॉग्स आ जाते हैं, ठीक है, हमारे जो होते हैं वो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स होती हैं, ठीक है। अगर हम नॉन पॉलिटिक्स को देखें तो नॉन पॉलिटिक्स में दो स्टेट के आपस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप कि आया वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं या नहीं करती, ठीक है, या कितना ट्रेड करती हैं, कितना एक स्टेट का ट्रेड दूसरे स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं इसकी आपको एक मिसाल दे दूं तो यूएस जो है, यूएसए जो है वो पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है, ठीक है, कि पाकिस्तान का ज़्यादा एक्सपोर्ट का जो पोर्शन है, परसेंटेज है, वो यूएस के पास जाता है, ठीक है। अब हमारा इस तरह से यूएस के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। अगर हम चाइना देखें, ठीक है, तो चाइना जो है पाकिस्तान की जो है फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट जो है वो कंट्री है, ठीक है, और हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। इस तरीके से हमारा चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशन है। तो जो इकोनॉमिक रिलेशन होता है, इकोनॉमी, वो नॉन पॉलिटिकल जो है कैटेगरी में आता है। फिर उसी तरीके से देखें तो हमारा एक स्टेट का दूसरे के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है। हमने किसी भी स्टेट के साथ जो है वो सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, जैसे कि हमने यूएस के साथ काफ़ी सारे सिक्योरिटी एग्रीमेंट किए थे, खासतौर पर 1956 और 1962 इन एरा में, ठीक है। इस तरीके से अभी हमारे काफ़ी सारे स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट्स जो हैं वो चाइना के साथ हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड एग्रीमेंट्स होते हैं, ये भी नॉन पॉलिटिकल नेचर के होते हैं, ठीक है। सो हम आईआर में सिर्फ पॉलिटिकल नेचर यानी डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन, पीस और ये रिलेशंस नहीं रखते, ठीक है, बल्कि हम साथ में उस स्टेट आईआर में नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस को भी पढ़ते और समझते हैं दो स्टेट्स के दरमियान। अच्छा, अब रिलेशंस जो हम कह रहे हैं कि दो स्टेट्स के दरमियान रिलेशंस होते हैं, तो क्या हमेशा आईआर में हम फ्रेंडली या कोऑपरेशन रिलेशन को पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं। हम एक स्टेट का, ठीक है, एक स्टेट के साथ अगर, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशंस हैं यानी कि कोऑपरेटिव रिलेशन हैं, ठीक है, तो उसी स्टेट के किसी और स्टेट के साथ जो होंगे वो कन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है। तो क्या आईआर में हम सिर्फ स्टेट ए का स्टेट बी के साथ कोऑपरेटिव रिलेशंस की स्टडी का नाम आईआर कहते हैं? नो। हम जहाँ पे अगर ए स्टेट का बी स्टेट के साथ कोऑपरेटिव रिलेशंस को हम आईआर में पढ़ेंगे, तो उसी ए स्टेट का सी स्टेट के साथ कन्फ्लिक्टिव रिलेशनशिप्स को भी हम पढ़ते हैं, उन रीजंस को भी पढ़ते हैं, ठीक है। सो अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है एक्टर्स, ठीक है। अच्छा, तो इससे ये है कि एक्टर्स अब ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो जिन एक्टर के दरमियान यानी जिन के दरमियान रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं, ठीक है, वो सिर्फ हम स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, ठीक है। स्टेट क्या है ये मैंने आपको बताया था जब हमने फर्स्ट लेक्चर बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ आईआर में किया था। तो हमने कहा था कि एक ऐसी एंटाइटी जिसकी एक डिफाइंड टेरिटरी हो और उस टेरिटरी में उसकी डिफाइंड पॉपुलेशन हो, ठीक है, और उस जो है वो पॉपुलेशन को एक जो है वो गवर्नमेंट जो है वो ओवरलुक कर रही हो, देख रही हो, ठीक है, और सॉरी मतलब जो है अथॉरिटी हो, और वो गवर्नमेंट जो उनको रन कर रही है उन पॉपुलेशन को या जो पॉलिसीज बना रही है वो अपने जो है इख्तियार में सॉवरेन हो, ठीक है, खुद मुख्तियार हो। तो ऐसी एंटाइटी को हम कहते हैं कि ये स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट है, ठीक है। और फिर हमने देखा था, ठीक है, कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर्स में हमने अभी पढ़ा था और आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ने लगे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, अब नॉन स्टेट एक्टर्स फिर कौन से होंगे? अगर ये सारी जो है वो क्वालिटीज रखने वाली जो एंटाइटी है, ठीक है, वो अगर स्टेट है, ठीक है, तो इससे सिंपल पता लगता है कि जब कोई एंटाइटी जो, ठीक है, लेक करेगी, ठीक है, आइदर ऑफ दिस जो है वो फीचर्स को, ठीक है, या तो उसके पास टेरिटरी है या तो उसके पास पॉपुलेशन नहीं है, या अगर उसके पास पॉपुलेशन है तो उसकी कोई गवर्नमेंट नहीं है और वो गवर्नमेंट सॉवरेन नहीं है, ठीक है, तो वो एंटाइटी कहलाती है नॉन स्टेट्स एक्टर्स, ठीक है, नॉन स्टेट्स एक्टर्स। और दुनिया में आज इस नॉन स्टेट्स एक्टर्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो डोमिनेट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब आप कहते होंगे कि नॉन स्टेट्स एक्टर्स क्या हैं, ठीक है, जैसे कि तो ये इसी लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने इस जो है वो डेफिनेशन पर प्रोसीड करने से पहले मैंने इन टर्म्स को समझाने के लिए पोस्ट दिया ताकि आपको फिर जो एक जर्नल और जो एक प्रोफेशनल डेफिनेशन हैं आईआर की वो आपको समझ आए, क्योंकि ये वही टर्म्स हैं जो कि बार बार डिफरेंट जो थ्योरिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन में रिपीट होंगे, ठीक है।
अच्छा, तो अब हम जो रिलेशंस की वो एक्टर्स की बात करते हैं, तो क्या आईआर में हम सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेट और स्टेट के दरमियान की रिलेशनशिप को पढ़ने का नाम है, ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स को नहीं। हम जहाँ पे आईआर में जो आईआर की एक एंशिएंट डेफिनेशन थी, जो पुराने वक्तों की डेफिनेशन थी, उस वक्त तो ये बिल्कुल हम इतना ही पढ़ते थे आईआर में कि स्टेट और इंटर स्टेट रिलेशनशिप को पढ़ने का नाम आईआर है। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे डेवलप होती गई, तो मॉडर्न जो आईआर की आज हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो यही कहती है कि आईआर सिर्फ स्टडी नहीं है बिटवीन जो है वो स्टेट और स्टेट रिलेशनशिप की, बल्कि ये स्टेट टू स्टेट, ठीक है, और स्टेट, ठीक है, विद नॉन स्टेट्स एक्टर की स्टडी का नाम भी, उनके रिलेशन की स्टडी का नाम भी जो है वो आईआर है। अब जो मॉडर्न डेवलप डेफिनेशन है आईआर की, वो यही है, ठीक है। अच्छा, लास्टली, ठीक है, हम कहते हैं कि किस लेवल के ऊपर ये रिलेशनशिप्स हम पढ़ते हैं आईआर में, ठीक है, इस दो स्टेट्स के दरमियान या अमंग्स स्टेट्स या फिर स्टेट और नॉन स्टेट्स के दरमियान जो हम बार बार कहे जा रहे हैं कि उनके दरमियान जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड, ठीक है, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल, ठीक है, रिलेशन हम पढ़ रहे हैं, फ्रेंडली या कोऑपरेटिव, ठीक है, किस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम पढ़ते हैं वो आईआर है, ठीक है। तो अब हम ये पूछ रहे हैं, ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि किस लेवल के ऊपर जो है वो हम एनालाइज करते हैं। लेवल ऑफ एनालिसिस क्या होता है? दो स्टेट्स या नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान रिलेशनशिप। हम आईआर में क्या सिर्फ इंडिविजुअल लेवल के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है, कि अगर दो स्टेट्स के दरमियान या स्टेट्स और नॉन स्टेट्स एक्टर्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप अच्छे या बुरे हैं, ठीक है, तो वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की वजह से है। उसका रीजन जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, ठीक है, लीडर हैं, अगर इन सेंस में कहूँ, उस दो ममालिक या दो स्टेट्स और नॉन स्टेट्स के जो लीडर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करते हैं। क्या इस पे तो हो सकता है, कहा जा सकता है। अच्छा, ये भी लेवल ऑफ एनालिसिस हो सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम एनालाइज करें। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि क्या ये जो दो स्टेट्स के दरमियान या नॉन स्टेट्स और स्टेट्स के दरमियान या जो है मल्टीपल स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, तो क्या वो जो है सोसाइटी की वजह से जो होते हैं वो फ्रेंडली और कन्फ्लिक्टिंग होते हैं उनके दरमियान। इन सोसाइटी का रोल है, सोसाइटी स्टेट्स की जो सोसाइटीज़ हैं उस वजह से ये जो है वो बिल्ड होते हैं या फिर कन्फ्लिक्ट या कंपेटिंग इंटरेस्ट होते हैं, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। फिर दो स्टेट्स के दरमियान के जो रिलेशनशिप हैं वो स्टेट्स के लेवल पे हम एनालाइज कर रहे हैं कि अगर एक स्टेट ए है, उसका रिलेशन अगर स्टेट बी के साथ जो है वो फ्रेंडली है, तो उन दो स्टेट्स की आपस में एक हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप रही है, ठीक है, एक हिस्ट्री ऑफ प्रॉक्सिमिटी रही है, उनकी हिस्ट्री मिलती रही है, उन्होंने कभी एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया था, एक दूसरे की कभी किसी जो है वो शुरुआत के दौर में एक दूसरे की मदद की थी, एक दूसरे को हेल्प किया था इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे, तो शायद उनकी वजह से उनके दरमियान के जो रिलेशन हैं वो अच्छे हैं। या फिर हो सकता है कि उन्हीं दो स्टेट्स या नॉन स्टेट्स एक्टर्स के दरमियान के रिलेशन अच्छे नहीं हैं क्योंकि उनकी कोई हिस्ट्री ऑफ हॉस्टिलिटी रही थी। अच्छा, उन्होंने कभी एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं किया या किसी इंटरनेशनल फोरम पे उन्होंने एक दूसरे को जो है वो अगेंस्ट स्टैंड किया, ठीक है। तो ये हम स्टेट लेवल के ऊपर एनालाइज करते हैं, जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान के रिलेशनशिप्स को स्टेट लेवल के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा लेवल ऑफ एनालिसिस जो है वो ग्लोबल भी हो सकता है कि दो स्टेट्स के दरमियान अगर रिलेशन अच्छे नहीं है या स्टेट और नॉन स्टेट्स एक्टर्स के दरमियान अगर कोई रिलेशन अच्छे नहीं है, तो क्या वो ग्लोबल जो है वो ऑर्डर की वजह से, वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर यूनिपोलर है या मल्टीपोलर है या बायोपोलर है, तो क्या इस वजह से उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, या जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो उनके रिलेशंस को फ्रेंडली नहीं रख पा रहा है या फ्रेंडली रखना चाहता है या नहीं। तो क्या ग्लोबल लेवल का जो है वो एनालिसिस है उन दो स्टेट्स एंड नॉन स्टेट्स एक्टर और स्टेट्स के दरमियान के रिलेशनशिप्स को, तो हम लेवल ऑफ एनालिसिस जो आईआर में पढ़ते हैं वो हम कोई इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उस किसी इवेंट को जो है स्टडी नहीं करते, बल्कि हम उस इवेंट को, ऐसा भी नहीं है कि हम किसी एक लेवल के ऊपर स्टडी करें, बल्कि हम उस इवेंट्स को, जो भी दुनिया में इवेंट्स हम आईआर में पढ़ते हैं, उसको हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी करते हैं, फिर उसी इवेंट को हम सोसाइटी लेवल के ऊपर भी करके देखते हैं, स्टेट्स लेवल के ऊपर भी और ग्लोबल लेवल के ऊपर भी, ठीक है। यानी कि अगर अब मैंने ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ने के बाद अब इस डेफिनेशन को समझना है, ठीक है, तो हमें बहुत बेहतर समझ आएगा कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप है स्टेट्स अमंग स्टेट्स और नॉन स्टेट्स एक्टर्स के दरमियान इंटरेस्ट के ऊपर बेस करते हुए। वो इंटरेस्ट पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, वो इंटरेस्ट नॉन पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। और रिलेशंस हैं, वो रिलेशन जो हैं वो कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं, उनके दरमियान हार्मनी, कोऑर्डिनेशन, ट्रेड भी हो सकता है, और वॉर और कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। और वो लेवल ऑफ एनालिसिस इंटरनेशनल भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है, और जो है वो स्टेट लेवल भी और ग्लोबल लेवल भी होता है, ठीक। तो ये हमने ज़रा कुछ टर्म्स थी जो कि हमने आईआर में की डेफिनेशन को बड़े इजी से समझ लिया इस टर्म्स को समझने के साथ, ठीक है। अब अगर मैं लेवल, स्टेट्स लेवल या इंडिविजुअल लेवल या ग्लोबल लेवल, ठीक है, से मेरा क्या मकसद है, मतलब क्या किस तरीके से हम इस लेवल को समझते हैं जब हम किसी इवेंट को आप देखेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये, क्योंकि मेरे चूँकि नोट्स मेरे पिछले साल के हैं, तो काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको पिछले साल से मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगी मैं आपकी नई नई एग्जाम्पल्स भी जो है वो दे सकूँ। देखिए, इंडिया के जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं, अगर मैं उनको सब लेवल के ऊपर समझने की कोशिश करूँ, तो इंडिया का जो रिलेशन हमारे पाकिस्तान के हैं वो उसका जो बड़ा फैक्टर है वो इंडियन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, ठीक है, जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनकी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। क्योंकि उनकी जो थ्योरी है और जो उनका जो है वो पॉलिटिकल जो एक थॉट है, ठीक है, वो ज़्यादातर हमें दिखाई दी गई है कि वो एंटाई पाकिस्तान है, ठीक है, और एंटाई मुस्लिम है, वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन उनकी हमें पॉलिसीज़ में नजर आते हैं। तो इस वजह से बाकी लीडर्स जो भी हिस्ट्री में इंडिया के गुजरे हैं, ठीक है, इतना रिफ्ट रिलेशन इन पाकिस्तान के साथ उनके नहीं रहे जितना मोदी के जो है वो दौर में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग रहे हैं। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि किसी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, यानी लीडर की
की पर्सनैलिटी भी स्टेट्स के दरमियान के रिलेशंस के ऊपर इफेक्ट करती है, वो जो है वो इम्प्लीकेट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस को यहाँ से समझा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं तो चाइना का पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है वो उसकी वजह क्या है, चाइना और पाकिस्तान की फ्रेंडली रिलेशनशिप्स की, ठीक है। तो उसकी वजह कुछ ऐसी है, ठीक है, कि चाइना जो है वो जोग्राफिकल, अगर हम जोग्राफिकली लेवल पे देखें यानी एशिया के लेवल पे देखें, ठीक है, तो चाइना इस वक्त जो है वो इन्फ्लुएंस रखता है, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर। हमने अभी बताया कि हम चाइना हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है, और चाइना के साथ हमारी काफ़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी है। फिर चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि हमारी एक बड़ी डेवलपमेंट है, जो हम चाइना के हेल्प के साथ इसको चला रहे हैं, ठीक है। तो जो पाकिस्तान की डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, ठीक है, और चाइना की जो इस खत्ते में पाकिस्तान यानी एशिया के खत्ते में जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने पे मजबूर करता है चाइना और पाकिस्तान को आपस में, यानी फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो ये लेवल ऑफ एनालिसिस क्या था? ये सोसाइटल लेवल ऑफ एनालिसिस था, सॉरी स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस था, यानी स्टेट लेवल पे चाइना क्या इन्फ्लुएंस है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, जिस वजह से ये दो स्टेट आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप में है, ठीक है। फिर अगर हम ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस देखते हैं, ठीक है, तो जो हमारी एक अच्छी मिसाल हम देख सकते हैं कोविड-19, ठीक है। अब जिस तरह से कोविड-19 ने इम्पैक्ट किया पूरी दुनिया पे, ठीक है, तो तमाम ममालिक जो है वो, जो चाहे वो आइदर जो है वो फ्रेंडली थे और देवर जो है वो एनिमीज थे, कन्फ्लिक्टिंग जिनके रिलेशन थे, वो भी एक छत के अंदर जो है वो कोविड-19 का जो है वो हल तलाश करने लग गए, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स और नॉन स्टेट्स एक्टर्स के दरमियान जो हमने रिलेशनशिप देखा उस दौरान, वो ग्लोबल लेवल के ऊपर था, ठीक है। उसका लेवल ऑफ एनालिसिस क्या था? ग्लोबल, क्योंकि कोविड-19 एक ग्लोबल एंडेमिक था, ठीक है। तो ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से इनके दरमियान रिलेशन लेवल ऑफ ग्लोबल एनालिसिस था ये, ठीक है। सो होप आपने लेवल्स को अच्छे से समझा होगा कि हम किस तरीके से आईआर में डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस से काम लेते हैं, ठीक है। सो हेंस हम कह सकते हैं, ठीक है, कि आईआर जो है वो इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट एंड ग्लोबल लेवल फैक्टर्स की, ठीक है, या आईआर इज द एनालिटिकल स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस शेप्ड बाय इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट एंड ग्लोबल फैक्टर्स, ठीक है। तो हमने देखा कि ये किस तरीके से सिंपल डेफिनेशंस आईआर की हमें समझ आती हैं कि आईआर स्टडी है रिलेशंस का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, जो कि शेप्ड होती है इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी पे, स्टेट्स पे या फिर ग्लोबल फैक्टर्स पे, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है कि इंटरेस्ट जो हम बार बार कहते हैं डेफिनेशन में, दो स्टेट्स के दरमियान इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट किन डिटर्मिनर्स पे, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये जो हम ऊपर डेफिनेशन में ये बात समझ के आए कि दो स्टेट्स के दरमियान इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स, ठीक है, उसमें हमने देखा कि इंटरेस्ट पॉलिटिकल भी हैं, ठीक है, और ये इंटरेस्ट जो है वो नॉन पॉलिटिकल्स भी हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखें जी, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंटरेस्ट शेप करते हैं? जोग्राफिकल फैक्टर, ठीक है, यानी दो स्टेट्स के आपस में या आपस में जोग्राफिकल उनकी ज़मीनी इंटरेस्ट होते हैं, वो एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं, या वो कोई ऐसा रूट, ऐसा जो है वो स्ट्रेट शेयर कर रहे होते हैं जो कि दोनों स्टेट्स के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसकी एक बेहतर मिसाल मैं आपको दे सकती हूँ कि अगर हम CPEC देखें, क्या ज़रूरत पड़ी कि चाइना ने पाकिस्तान के गवादर पोर्ट में इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये तो सिर्फ मतलब कोई भी मैंने आपसे जैसे बताया कि हर स्टेट अपना इंटरेस्ट सर्व करती है, अपने इंटरेस्ट को पहले रखती है, ठीक है। तो चाइना का भी तो कोई इंटरेस्ट होगा ना कि उसने अपनी जो है वो ओवरसीज जो होल्डिंग कंपनीज हैं उसको गवादर पोर्ट में पाकिस्तान को लिया, फिर पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया, उस पर प्रोजेक्ट्स बनाए, ठीक है, अपना इतना टाइम ज़ाया किया, तो उसके ऊपर चाइना का भी तो कोई इंटरेस्ट रहा होगा। पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट है ही है कि पाकिस्तान की जो गवादर पोर्ट के थ्रू उसको उनकी जो ट्रेड भी बढ़ेगी, फिर उनकी जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन चाइना को क्या था कि चाइना को गवादर के जरिए से एक शॉर्टेस्ट रूट मिलता है जो है वो सेंट्रल एशिया और यूरोपियन मार्केट्स में, ठीक है, अपनी जो है वो सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए। तो ये हमने देखा कि एक ज़मीनी टुकड़ा, एक जोग्राफी, ठीक है, कैसे दो स्टेट्स को करीब लाती है, ठीक है, और एक जोग्राफिकल इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से दो स्टेट्स को आपस में रिलेशंस बिल्ड करने पे मजबूर करती है, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स भी एक फैक्टर होता है दो स्टेट्स के दरमियान या नॉन स्टेट्स एक्टर्स के दरमियान रिलेशनशिप का। अब इसमें हम फिर दोबारा पाकिस्तान और चाइना की अगर मिसाल देखते हैं, देखिए मैं मिसालें वो यूज़ करती हूँ, एग्जाम्पल्स वो यूज़ करती हूँ जो हमारे इतने क्लोज हों कि हमें ईजिली समझ आ सके, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि चाइना, ठीक है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, वो कैसे एक दूसरे के दरमियान इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्ड करती है, ठीक है। पाकिस्तान चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाना चाहता था, ठीक है, और उसका शॉर्टेस्ट रूट जो उसको सेंट्रल एशिया और यूरोपियन मार्केट में एक्सेस दे सकता था वो थ्रो गवादर था, ठीक है, यानी गवादर से चाइना जो है वो एक्सेस ले सकता था बाकी सेंट्रल एशियन और यूरोपियन मार्केट में, ठीक है। तो ये इकोनॉमी जो है वो एक्चुअली रीजन था चाइना का, ठीक है। और पाकिस्तान ने भला क्यों गवादर से शॉर्टेस्ट रूट देने में जो है वो एग्री किया? क्योंकि इससे पाकिस्तान जो है चूंकि इंडस्ट्रियल वीक स्टेट है, ठीक है, तो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए
जो है चाइना के साथ ये रिलेशन बनाना जो है वो ज़रूरी थे। तो फिर जो है पाकिस्तान का भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, ठीक है। सो इस तरीके से दोनों का इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी है, यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं जो दो स्टेट्स को आपस में जो है वो रिलेशंस बिल्ड करवाती हैं। फिर इसी तरीके से जो है वो डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी होता है दो स्टेट्स के दरमियान। देखिए डेमोग्राफिक का जब भी हम वर्ड सुनते हैं ना तो इसका मतलब होता है पीपुल, यानी पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये वाला किस तरीके से है, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान में आपको पता है, ठीक है, कि चाइना में सॉरी पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है। जब जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे चीप लेबर्स होते हैं, ठीक है, प्रोवाइड होते हैं ना। और ये हमेशा से होता रहा है, ठीक है, कि जो इंडस्ट्रियल नेशंस होते थे, वो जो डेवलपिंग नेशंस होते थे, उनमें से लोगों को चीप लेबर के तौर पे जो है वो यूटिलाइज करते थे, ठीक है। अब होता दोनों का फायदा था कि एक स्टेट्स को चीप लेबर मिल रहे होते थे, ठीक है, कम कॉस्ट में वो ज़्यादा प्रोड्यूस करवाते थे, ठीक है, और एक स्टेट्स को जो है वो अर्निंग जो है वो मिल रही होती थी, ठीक है। तो वो लेवलीहुड्स के लिए करते थे, अपने लेबर जो है वो बेचते थे वो। तो इसी तरीके से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान भी कुछ यही सूरत हाल है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान से, ठीक है, चीप लेबर लेती है, ठीक है, और पाकिस्तान को जो है वो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है लोगों का वो इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि उन्हें जॉब प्रोवाइड हो रही है जो है CPEC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। तो ये दो स्टेट्स के दरमियान की जो डेमोग्राफिक फैक्टर है ना, पॉपुलेशन फैक्टर, ये भी इनको करीब लेके आता है, ठीक है। फिर अगर हम स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हाल ही में, ठीक है, इंडिया ने US ने जब इंडिया के अच्छा जी, अब इसी तरीके से जहाँ पाकिस्तान चाइना के साथ हमने ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट देखा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखा, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट देखा, इसी तरीके से पाकिस्तान और चाइना का स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स भी है। देखें सबको पता है कि US जो है वो काउंटर करना चाहता है इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, इसी तरीके से चाइना जो है वो सॉफ्टली काउंटर करना चाहता है US के इन्फ्लुएंस को, ठीक है। हाल ही में US ने, ठीक है, जब इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है इसके साथ एक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक डील साइन की, तो इससे सिक्योरिटी थ्रेट फील हुआ पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो कन्फ्लिक्टिंग है, तो पाकिस्तान को एक डर सा हो गया, ठीक है, कि कहीं इंडिया जो है वो US के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के पास से बैलेंस ऑफ पावर के ना फर्क पड़े, ठीक है, और इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए अगेंस्ट पाकिस्तान। तो एक तरफा इस वजह से पाकिस्तान ने चाइना के साथ, क्योंकि चाइना एक राइजिंग पावर है, तो पाकिस्तान ने चाइना के साथ जो है वो स्ट्रेटेजिक डील साइन की, ठीक है। अब ये तो पाकिस्तान का स्टैंड था चाइना के साथ जो है वो स्ट्रेटेजिक डील साइन करने का, ठीक है, लेकिन चाइना का क्या स्टैंड था, क्या रीजन था पाकिस्तान के साथ साइन करने का? तो वही कि चाइना वांटेड टू रिड्यूस अमेरिकन मिलिट्रिकल पावर, ठीक है। इसी वजह से जो है वो चाइना ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट शो किया, और इन इंटरेस्ट पे चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस को हमने देखा। ये हमने वो फैक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे फैक्टर्स भी हम देखते हैं, ठीक है, जो कि वजह बनी इन दो स्टेट्स के आपस में फ्रेंडशिप की, ठीक है। तो हिस्टोरिकल फैक्टर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दो स्टेट्स के दरमियान या तो हिस्ट्री ऑफ प्रॉक्सिमिटी हमें नजर आती है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रॉक्सिमिटी, तो वो स्टेट्स आपस में फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ हॉस्टैलिटी, ठीक है, यहाँ तो उनके दरमियान हिस्ट्री ऑफ हॉस्टैलिटी नजर होती है, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे के जो है वो एनिमी होते हैं। इसी तरीके से इस केस में अगर हम पाकिस्तान और चाइना की हिस्ट्री देखें, तो जब 1960s में 1 अक्टूबर 1960s में जब चाइना जो है वो एक नेशन स्टेट के तौर पर जो है वो उभर के आया, ठीक है, डेवलप हुआ, तो पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने जो है वो चाइना को रिकग्नाइज किया, ठीक है। ये भी एक हिस्ट्री है, इस वजह से इन दोनों स्टेट्स के दरमियान जो है वो दोस्ती नजर आती रही, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर अगर हम देखें, इंटरेस्ट देखें, तो पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनल मिलिट्री फोरम्स के ऊपर, फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर, ठीक है, जो है वो हमेशा चाइना सपोर्ट करती रही है, और पाकिस्तान ने चाइना को सपोर्ट किया है, ठीक है। तो इस वजह से भी इनके दरमियान जो है वो हमें ये इंटरेस्ट, यानी ये तमाम इंटरेस्ट हैं जिसके बेस पे हम चाइना और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप को पढ़ते हैं, ठीक है। यानी उनकी आपस में जो है वो जोग्राफिकल इंटरेस्ट भी हमने देखे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देखे, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट भी देखे, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी देख लिया, हिस्टोरिकल भी और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट भी। तो ये जो हम कहते हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप, ये इंटरेस्ट होते हैं दो स्टेट्स के दरमियान, जो या तो एक दूसरे से जो है कोऑपरेट करते हैं, या फिर वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, या वो कम्पीट करते हैं, तो वो स्टेट्स के दरमियान के रिलेशन जो है वो एनिमी की तरफ चले जाते हैं, एनिमी रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इवेल्युएशन ऑफ ये तो हमने पढ़ना है प्रॉपर। मैं आती हूँ एक्टर्स के ऊपर कि स्टेट्स और नॉन स्टेट्स एक्टर। स्टेट्स को तो हमने समझ लिया कि क्या होते हैं, ठीक, कि जिनकी सर्टेन टेरिटरी होती है, डिफाइन पॉपुलेशन होती है, एक गवर्नमेंट होती है जो कि सॉवरेन होती है, ठीक है, वो स्टेट्स हैं इंटाइटली। नॉन स्टेट्स एक्टर्स हमने कहा था कि कौन से होते हैं, ठीक है। एक्टर्स स्टेट्स, ठीक है, परमानेंट टेरिटरी होगी, उस एंटाइटी की परमानेंट पॉपुलेशन होगी, ठीक है, उनके ऊपर जो होगा वो एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ को जो है वो डेवलप करेगी, और वो जो गवर्नमेंट होगी वो अपने फैसलों में, डिसीजन मेकिंग में फुली जो है वो आज़ाद होगी, ठीक है, इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो एंटाइटी जो है वो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, सॉरी स्टेट्स है वो एंटाइटी। एनी एक्टर जो कि अदर देन स्टेट होता है, हम उनको नॉन स्टेट्स एक्टर्स कहते हैं, यानी कि जो स्टेट्स के फीचर्स के ऊपर जो है वो नहीं पूरा उतरता, तो हम उन्हें नॉन स्टेट्स एक्टर्स कहते हैं। अब जो नॉन स्टेट्स एक्टर्स होते हैं उनकी भी सब टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक स्टेट होता है, नॉन स्टेट्स एक्टर्स होता है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब वो फर्दर डिवाइडेड हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इंटर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी IGOs
और एनजीओज, ठीक है, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा एनजीओज का और आईजीओज का, ठीक है। अच्छा, अब आईजीओज कौन सी होती हैं, ठीक है, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफरेंट मुल्कों की गवर्नमेंट से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। जो ममालिक होते हैं वो अंडर जो है वो दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, वो एग्रीमेंट साइन करके वो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, एक ट्रिटरी साइन करते हैं, ठीक है, और जिनका एक फॉर्मल जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिनका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, यानी उसकी कुछ विंग्स बनी हुई होती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो होता है कि वो जो गवर्नमेंट्स एक दूसरे के साथ, ठीक है, अंडर दैट एग्रीमेंट जो मिली हुई होती हैं, वो एग्रीमेंट में कुछ लॉज होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं, ठीक है, जो उन तमाम मेंबर स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करनी होती हैं, उसके बाउंड बनना होता है, ठीक है, और अंडर दैट कॉन्स्टिट्यूशन वो अपने बिहेवियर को मोल्ड करते हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को हम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, यानी बहुत सारी स्टेट्स की गवर्नमेंट्स जो हैं आपस में एक एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है, जो है वो कंबाइन होती हैं और उस एग्रीमेंट के अंदर जो लॉज होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं, उसको रेक्टिफाई करती हैं, ना कि रेक्टिफाई करती हैं बल्कि उन कॉन्स्टिट्यूशंस की बुनियाद पे अपने बिहेवियर को मोल्ड करती हैं, ठीक है। और उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, एक ऑफिस होती है, एक जो होती है जिसकी हाई अथॉरिटी होती है, फिर उससे एक छोटी ऑफिस, फिर उसकी विंग्स होती हैं, हर विंग्स को डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज दी जाती हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो वो स्ट्रक्चर एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक लॉज के तहत रन कर रहे होते हैं और एवरी स्टेट्स बाउंड टू फॉलो दैट्स रूल्स, दैट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से ये तो आईजीओज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आईजीओज हैं हम अगर इसको क्लासीफाई करते हैं तो ये किस तरीके से कितने जो है वो टाइप्स में क्लासीफाइड होती हैं। तो क्लासिफिकेशन जो हम इन आईजीओज की करते हैं वो बेस ऑफ मेंबरशिप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। यूनिवर्सल मेंबरशिप्स भी होती है और लिमिटेड मेंबरशिप्स भी होती हैं, ठीक है। यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम मेंबरशिप की बुनियाद पे क्लासीफाइड करते हैं मजीद, ठीक है। अब ये जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, ये फिर हम इन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर डिवाइड करते हैं उनके मेंबरशिप, ठीक है, और उनके जो है वो पर्पस के बेस के ऊपर, ठीक है, यानी उनकी मेंबरशिप की कौन सी टाइप और उनके पर्पस क्या है, उन बेस के ऊपर हम इन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को मजीद जो है वो क्लासीफाइड करते हैं, ठीक है, दो में, ठीक है। एक होती है यूनिवर्सल मेंबरशिप, ठीक है, एक होती है यूनिवर्सल मेंबरशिप और दूसरी होती है लिमिटेड मेंबरशिप्स, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल मेंबरशिप वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको रेटिफाई करना तमाम स्टेट्स के ऊपर इक्वली इंपॉर्टेंट होता है और वो इक्वली जो होती है वो डील करती है तमाम स्टेट्स को, ठीक है, इक्वली। यूनिवर्सल मेंबरशिप उन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं। और ये जो यूनिवर्सल मेंबरशिप की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके जो पर्पस होता है, ठीक है, वो बहुत ब्रॉड होता है। सिक्योरिटी के ऊपर, यानी कि वो सिर्फ काम नहीं करती हैं, सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर काम नहीं करती या सिर्फ जो है वो ह्यूमन प्रोटेक्शन के ऊपर काम नहीं करती, बल्कि ऑल इन ऑल, ठीक है, वन एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल पर्पस उसका होता है, ठीक है। यानी एक तो ये टाइप होती है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ जिससे आपको बात बहुत ईजिली समझ आ जाएगी, वो है यूएनओ। जो यूएनओ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, ये जो है वो यूनिवर्सल मेंबरशिप है और इसका पर्पस जो है वो ब्रॉड है। ये एजुकेशन के लिए भी काम करती है, ये हेल्थ के लिए भी काम करती है, ये ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए भी काम करती है, ये एनवायरमेंट के लिए भी काम करती है, तो सिक्योरिटी के लिए भी काम करती है, तो इसकी मल्टीपल विंग्स हैं और मल्टीपल पर्पस है, ब्रॉड पर्पस है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी जो इसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो लिमिटेड मेंबरशिप की करते हैं, यानी कि इस इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस होगी जो कि लिमिटेड मेंबरशिप जिसमें होगी वो किसी लिमिटेड जोग्राफी के स्टेट्स जो हैं सिर्फ उसको साइन कर सकती होंगी, वो लिमिटेड एरिया के जो स्टेट्स होंगी वो उसके सिग्नेटरीज होंगे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एशिया के अंदर है, एशिया की जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है, ठीक है, ये एशिया है और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस बाउंड्री, इस जोग्राफिकल जो है वो बाउंड्री के अंदर ही है, ठीक है, तो इसके जो सिग्नेटरीज होंगे, ठीक है, जो इसके सिग्नेटरीज होंगे वो भी इस जोग्राफिकल जोन के विद इन होंगे, यहाँ से बाहर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसकी जो लिमिटेड जो मेंबरशिप है वो लिमिटेड हो जाती है। फिर उनके स्कोप भी ज़्यादातर, पर्पस भी ज़्यादातर लिमिटेड ही होते हैं, ठीक है। यहाँ तो वो जो जोग्राफी है उसको कोई सिक्योरिटी थ्रेट होगा, ठीक है, तो वो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है। या उनको इकोनॉमिक जो होगा वो रिसेशन फील कर रहे होंगे, वो इकोनॉमिकली वीक होंगे, तो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, लेकिन उनका जो पर्पस होगा वो लिमिटेड होगा, ठीक है। इसको एग्जांपल को मजीद आसान करने के लिए मैं बताती हूँ आसियान। आसियान आपको पता है कि जो है वो आसियान कंट्रीज़ जिसमें हैं जोग्राफिकल जोन में है वो, और उनका पर्पस भी जो है वो लिमिटेड है। सार्क अगर हम देखें तो सार्क भी जो है वो साउथ एशियन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेंबर स्टेट्स भी साउथ एशियंस ही हैं और उनका स्कोप भी जो है वो पर्पस जो है वो भी लिमिटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको क्लासीफाई करते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को। चलिए, ये तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को हमने पढ़ा, जिसको हम आईजीओज कहते हैं, कि स्टेट्स की गवर्नमेंट, ठीक है, एक साथ मिलती हैं
एक एग्रीमेंट को साइन करती हैं, उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ कवानीन, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशंस पाए जाते हैं, जिससे स्टेट साइन करने के बाद वो उस कवानीन की ताबा हो जाती हैं और वो अपने बिहेवियर को मोल्ड करती हैं अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को भी वो जो है वो मोल्ड करती हैं अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने इसको फर्दर क्लासिफाइड किया कि उसमें से भी कुछ यूनिवर्सल मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे यूएन, और कुछ लिमिटेड जैसे कि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये इनके जो आपस में जो ये ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं ये गवर्नमेंट्स के दरमियान का नहीं होता, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो प्राइवेटली ओन होती हैं, ठीक है। या तो उन ऑर्गेनाइजेशन को कोई इंडिविजुअल ओन कर रहा होता है या कोई ग्रुप्स ऑफ पीपल ओन कर रहे होते हैं। इनके ये आपस में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, इसमें स्टेट्स की गवर्नमेंट्स नहीं होती, बल्कि उस स्टेट्स का कोई इंडिविजुअल से ऑन कर रहा होता है या डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट स्टेट्स के ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और जैसे हमने देखा था, ठीक है, कि आईजीओस, ठीक है, एक ही जगह पे जो है वो काम कर रही होती हैं, यानी कि एक उसमें, तो ये जो होती हैं वो मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट कर रही होती हैं, ठीक है। ये आईजीओस, एनजीओस जो होती हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो एक ही साथ ऑपरेट कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑपरेट कर रही होती हैं, ठीक है, जिस स्टेट के अंदर ये ऑपरेट कर रही होती हैं, ठीक है, वो उस स्टेट की कंसेंट के जो है वो बात वहाँ पे ऑपरेट कर रही होती है, ठीक है। अगर कोई हेल्थ के एनजीओज है जैसे WHO है, अच्छा, या फिर जो है WWF है या ICRCs हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो ये जिस स्टेट्स के अंदर ऑपरेट करना चाह रही होंगी, जिन्हें लगता है कि हमें वहाँ उनको ऑपरेट करना है, तो वो उस स्टेट्स की गवर्नमेंट के कंसेंट के बाद वहाँ ऑपरेट कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो होती हैं ये ऑपरेट कर रही हो, इनका जो पर्पस होता है ऑपरेट करने का, ठीक है, वो नॉन प्रॉफिट पर्पस होता है, ठीक है। ये प्योरली जो है वो डेवलपमेंट के सेंस से, ठीक है, सिक्योरिटी के सेंस से काम कर रही होती हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट्स के, इनका अपना कोई प्रॉफिट नहीं होता, नॉन प्रॉफिट पर्पस के साथ भी ये काम कर रही होती हैं। ये INGOs होती हैं, यानी इंटर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अगर हम देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, UNHCR, खैर तो UNO की विंग है, WHO है, रेड क्रॉस है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी INGOs हैं जो कि स्टेट्स के अंदर ऑपरेट कर रही होती हैं नॉन प्रॉफिट पर्पस के तहत, तो ये INGOs होती हैं। ये भी एक नॉन स्टेट्स एक्टर है, नॉन स्टेट एक्टर। IGOs भी नॉन स्टेट्स एक्टर था और ये भी नॉन स्टेट्स एक्टर है, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई एक जो है वो टेरिटरी नहीं है, कोई एक पॉपुलेशन नहीं है, उनके ऊपर कोई एक गवर्नमेंट नहीं है, और वो गवर्नमेंट जो सवरन हर किसी के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये इस वजह से हम इनको नॉन स्टेट्स एक्टर्स कहते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से INGOs की एक और टाइप भी हमें नजर आती है, दैट इज MNCs एंड TNCs। MNCs मीन्स मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस या कंपनीज या और ट्रांसनेशनल कोऑपरेशंस, ठीक है। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें कोई इंडिविजुअल प्राइवेटली ऑन कर रहा होता है या ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो ऑन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये भी एक ही टाइम में मल्टीपल एक से ज़्यादा स्टेट्स में ऑपरेट कर रही हैं, बट विद द कंसेंट ऑफ दैट स्टेट्स गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो है वो, हाँ, लेकिन इसमें MNCs और TNCs जो INGOs की, ये भी INGOs की टाइप ही है ना, इंटर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, क्योंकि इनको प्राइवेट इंडिविजुअल ऑन कर रहा है, प्राइवेट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स वो कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। लेकिन ये भी जो है INGOs तो हैं, लेकिन ऊपर के जो INGOs हमने देखी, ठीक है, जो कि इंसानी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने देखा रेड क्रॉस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफरेंट, ठीक है, जो कि नॉन गवर्नमेंटल हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल हैं, और इंडिविजुअल उनको भी डील कर रहा है, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल हैं, प्राइवेटली वो भी डील हो रहे हैं, वो भी एक से दो से ज़्यादा स्टेट में बैक वक्त काम कर रहे हैं। अच्छा, वो भी स्टेट्स की कंसेंट के बाद वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। फिर क्या फ़र्क है INGOs और MNCs और TNCs में? यही एक फ़र्क है कि वो जो इंसानी फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली जो INGOs हैं, ठीक है, वो प्योरली नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए काम कर रही हैं, ठीक है, उनको कोई प्रॉफिट नहीं, नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए काम कर रही हैं। जबकि जो MNCs और TNCs हैं वो प्रॉफिट पर्पस के लिए काम कर रही होती हैं उस स्टेट में, ठीक है। यानी कि जैसे कि KFC, तो KFC, ठीक है, जो एक ब्रांड है, ये MNCs है, यानी TNCs हैं, ठीक है। यानी TNCs क्या होती हैं? वो कंपनीज, ठीक है, जो अपनी स्टेट से निकल के बाद दूसरी स्टेट्स में भी जो है वो ब्रांड जो कि दूसरी स्टेट्स में भी रेगुलेट हो रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो। तो KFC है किसी और का ब्रांड, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, डिफरेंट स्टेट्स में ये जो है वो ऑपरेट कर रहा है। तो ये उस जिस स्टेट में है उसको भी प्रॉफिट दे रहा है, उसकी इकॉनमी को भी बढ़ा रहा है, और वो खुद भी प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। मैकडोनल्ड्स हैं, इसी तरीके से जो है वो सबवे है, क्रीम है, उबर है, ETC है, क्रीम, उबर, ETC, ठीक है। तो ये होती हैं MNCs और TNC, जो कि होती तो INGOs है, लेकिन ये प्रॉफिट पर्पस के साथ होती हैं ये, ठीक है। अच्छा जी, ये जो हमने ट्रांसनेशनल जो है वो जो TNCs पढ़ी, ठीक है, कंपनीज पढ़ी, इसी तरीके के साथ ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप भी होते हैं जो कि दुनिया में पाए जाते हैं। ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या, ठीक है, इसकी भी फर्दर टाइप हैं, एथनिक मूवमेंट्स और रिलीजियस मूवमेंट्स, ठीक है। देखें, ये जो एथनिक मूवमेंट है ना, ये जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं ना, ये एक
एक कॉमन, ये जो पूरा ग्रुप होता है, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक एथनिक आइडेंटिटी रखते हैं, ठीक है। उनका एक अपनी एक मखसूस आइडेंटिटी होती है, एथनिक आइडेंटिटी, ठीक है। पर उनके पास एक प्रॉपर्टी, एक टेरिटरी नहीं होती, एक डिफाइंड टेरिटरी नहीं होती कि जिसमें रह के वो अपना एक स्टेट तैयार कर सकें, अपनी एथनिसिटी, अपनी आइडेंटिटी, जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसके उसकी बुनियाद पर वो अपनी एक जो है वो स्टेट को खड़ा कर सकें, ठीक है। तो वो उनके पास नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं ना, वो एक से ज़्यादा जो है वो स्टेट्स में फैल जाते हैं। वहाँ पे एक ग्रुप के जो है वो तरीके से रह रहे होते हैं, यानी एक जो रेफ्यूजीज़ के तौर पे वो रह रहे होते हैं, छुप के रह रहे होते हैं, ठीक है। पहाड़ी की तरफ इलाकों में यहाँ ऐसे जहाँ वो अपनी सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है, और वहाँ वो रह के डिमांड करते हैं कि उनको टेरिटरी दी जाए, उनको हिस्सा दिया जाए, जहाँ वो अपनी एथनिक आइडेंटिटी को जो है वो मतलब इस्तेमाल करते हुए अपनी एक स्टेट तैयार करें, ठीक है। ये ट्रांसनेशनल एथनिक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसनेशनल हम उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक नेशन से जो है उठ के 2-3 मल्टीपल नेशंस में फैले हुए होते हैं, ठीक है। जैसे इसकी एक एग्जांपल है कुर्द मूवमेंट, आपने सुना होगा। तो अब ये जो कुर्द है ना, कुर्दिस्तान की वो जो है वो मूवमेंट चला रहे हैं, ठीक है। ये कुर्द जो हैं वो जो टर्की में भी फैले हुए हैं, ठीक है। ये आपको जो है वो सीरिया में भी नजर आएंगे, ये आपको जो है वो लेबनान में भी नजर आएंगे, ठीक है। तो ये फैले हुए हैं, ठीक है। ये एक एथनिक आइडेंटिटी है जो मल्टीपल नेशंस में फैली हुई है। फिर आप पश्तून देखें, ठीक है। तो ये पश्तून मूवमेंट चलाते हैं, ये चाहते हैं कि उनको पश्तूनिस्तान दिया जाए, पाकिस्तान में से यानी एक हिस्सा दिया जाए, जिससे वो अपनी आइडेंटिटी के बेस पे एक नेशन स्टेट तैयार करें। अब ये भी पाकिस्तान में भी फैले हुए हैं, ठीक है। ये इराक, ईरान में भी फैले हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा, तो ये मल्टीपल नेशंस में फैले हुए हैं। इसी तरीके से सोशलिस्ट भी हैं, इरिश मूवमेंट्स भी हैं। ये सारे वो ग्रुप्स हैं जो अपनी एक आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी के बेस पे मूवमेंट चला के अपने लिए एक स्टेट चाहते हैं, नेशन आइडेंटिटी चाहते हैं, ठीक है। तो इनको हम ट्रांसनेशनल ग्रुप इसलिए कहते हैं। वैसे तरीके से रिलीजियस मूवमेंट्स भी होती हैं, ठीक है। यानी कि ये जो रिलीजियस ग्रुप होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि रिलीजियस आइडेंटिटी रखते हैं, ठीक है। उनकी एक सर्टेन जो है वो रिलीजियस आइडेंटिटी होती है, जिसके बेस पे, ठीक है, वो अपनी जो है वो एक अपनी ग्रुप बना के अपनी एक आज़ादी की मुहिम लड़ रहे हैं। यानी वो डिमांड कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल या दुनिया से, ठीक है, कि उन्हें वो जगह दी जाए, वो स्टेट, वो जो है वो जोन दी जाए कि जहाँ पे वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करके अपना एक स्टेट तैयार करें। इसकी मिसाल है पैलेस्टीन मूवमेंट्स, ठीक है। पैलेस्टीन का कहना है कि जो फ़लस्तीन है वो उनका जो है वो रिलीजियस हॉली प्लेसेस है, वहाँ पे उनके जो नबी हैं, उनके जो हमारे जो हज़रात हैं, जितने भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी आए, ठीक है, वो यहीं से आए, ठीक है। और हमारा एक स्पिरिचुअल अटैचमेंट है फ़लस्तीन के साथ, ठीक है। तो हमें जो है ना वो फ़लस्तीन हमें दिया जाए, ठीक है। हम वहाँ पे अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करें, ऐसी स्टेट्स हम वहाँ बना सकें। इसी तरीके से वहाँ पे क्लेम जो है ज़ियोनिस्ट भी करते हैं कि हमारी भी भाई जी हॉली प्लेसेस हैं, हमारा एक बहुत बड़ा चर्च है वहाँ पे, कि वो उनका ये जो है वो मिसकंसेप्शन है कि उनके चर्च को जो है वो डोम ऑफ रॉक्स वगैरह हैं, वो उनके हॉली प्लेसेस हैं और उन पर मुस्लिम्स ने कब्जा कर लिया है, वो उनकी जायदाद है, उनकी मिल्कियत है, वो उनकी किताब में लिखा हुआ है कि वो उनकी जगह है, ठीक है। तो ये उनकी अपनी मूवमेंट चला रहे हैं वो उस प्लेस के लिए, ठीक है, कि वहाँ उनकी हुकूमत होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ये जो ज़ियोनिस्ट है वो 1-2 नेशंस में फैले हुए हैं, ठीक है, रिलीजियस के बेस पे। फिर ऑर्थोडॉक्स चर्च मूवमेंट चलती रही है, फिर अहमदीज़ राइट मूवमेंट हमने पाकिस्तान में देखी, ठीक है। तो ये वो ग्रुप्स हैं जो कि एक से ज़्यादा नेशंस में फैले हुए हैं और इनकी किस बेस के ऊपर फैले हुए हैं, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये भी ट्रांसनेशनल ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ एक नॉन स्टेट्स एक्टर्स जो कि आजकल हर बच्चे को पता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। Such illegitimate and illegal organizations which are operating in 2 or more states, and they are operating by using the psychological tool of intimidating terror among masses in order to achieve any of their covert objective, ठीक है। यानी कि ये वो जो है वो इलिजिटिमेट ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो एक से ज़्यादा स्टेट्स में फैले हुए हैं, ठीक है। और किस तरह से फैले हुए हैं कि उन्होंने लोगों हमें एक साइकोलॉजिकल डर बिठा दिया है, उनको साइकोलॉजिकल थ्रेट किया जाता है, ठीक है, ताकि वो अपना एक कवर्ट, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल कर सकें। जैसे अलकायदा, वो कहते हैं कि उनको जो है वो नबूवत फैलानी है, ठीक है, उनको जो है इस्लाम फैलाना है, उनका वो जो एक मिसकंसेप्शन ऑफ इस्लाम वो जो समझ बैठे हैं कि लोगों को कत्ल गारत करके उन्हें इस्लाम फैलाना है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव ये है, ठीक है। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, डरा धमका के अपना मोटिव हासिल करना चाहती हैं। दाइश को नहीं जानता, ISIS, ठीक है। तो ये भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी नॉन स्टेट्स एक्टर्स के ज़मरे में आती हैं, ठीक। तो ये हमने क्विक रिवीजन में देखा, तो स्टेट्स हमने पढ़ी, ठीक। नॉन स्टेट्स एक्टर्स की हमने टाइप समझी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप में हमने एथनिक मूवमेंट्स भी पढ़ी, रिलीजियस मूवमेंट भी पढ़ी, और उसके बाद हमने जो है वो टेररिस्ट ग्रुप वगैरह भी इसमें देखा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होती है सुपर नेशनल एक्टर्स। ये एक वर्ड है आप जो IR में पढ़ेंगे, ठीक है, सुपर नेशनल एक्टर्स। ये एक्चुअली, ठीक है, हम जो है वो नॉन स्टेट्स एक्टर का नाम है ये जो है वो सुपर नेशनल एक्टर्स। क्यों? क्योंकि ये यूजुअली जो होती है ये एंटाइटी लार्जर देन स्टेट से ज़्यादा बड़ी हमें नज़र आती है। किस टर्म में? या फिर इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप कि उनके मेंबरशिप ज़्यादा होती है, या इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कि जहाँ कि वो उनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो स्टेट से ज़्यादा होता है। वो मल्टीपल, एक स्टेट तो अपनी ही स्टेट में इन्फ्लुएंस करेगी ना, ठीक है। अब वो जो होती है
वो मल्टीपल स्टेट्स में इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। या फिर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, वो उनकी ऑपरेशंस का एजेंडा जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। या फिर इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशंस, ठीक है। तो ये जो इंटाइटिटीज़ होती हैं जो स्टेट से इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप्स, इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, या फिर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस या इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशंस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इन नॉन स्टेट एक्टर्स को, ठीक है, चाहे वो IGOs हों, चाहे वो INGOs हों, चाहे वो MNCs हों या TNCs हों, चाहे वो, ठीक है, जो है वो एथनिक मूवमेंट्स हों या रिलीजियस मूवमेंट हो, या चाहे वो टेररिस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हों, ठीक है। इन इंटाइटिटीज़ को हम सुपर नेशनल एक्टर्स कहते हैं, यानी साफ लफ्ज़ों में कि नेशनल से सुप्रा, एक नेशनल यानी एक नेशन से सुप्रा, ठीक है, जिनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, जिनकी कोई लिमिट नहीं है, जिनकी कोई कंडीशंस नहीं है, जिनकी ऑपरेशन लिमिटेड नहीं है, जिनकी जो है वो इन्फ्लुएंस लिमिटेड नहीं है, जिनकी मेंबरशिप लिमिटेड नहीं है, हम उसको नॉन स्टेट सेक्टर कहते हैं। सो दोस्तों, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इंस्टेंट ऑफ रशिंग थ्रूज डेफिनेशंस हम आजकल लेक्चर्स में सिर्फ बेसिक टर्म्स को कवर करें। क्योंकि अगर ये टर्म्स प्रॉपरली समझ ना आए तो बाकी IR का कोर्स आपको बहुत मुश्किल लगेगा। मुझे ये भी मालूम है कि लंबी वीडियोस से कभी कभी इंटरेस्ट जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए ये टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस लेक्चर में हमने ग्राउंड्स वर्क तैयार किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह IR की मल्टीपल डेफिनेशंस, स्कोप, नेचर और एवोल्यूशंस ऑफ IR इज़ एन एकेडमिक डिसिप्लिन पर रोशनी डालेंगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सी टर्म सबसे कंफ्यूजिंग थी या इससे पहली टर्म जो है वो समझ नहीं आई, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द नॉलेज नेस्ट फॉर मोर लेक्चर. In the next part, we will explore the major definitions of international relations through scholarly lenses and हम इसको नेचर और एवोल्यूशन ऑफ IR को इंशाल्लाह कवर करके हम इंट्रोडक्शन टू IR यानी कि FPSC के सिलेबस के पार्ट 1 के सेकंड लेक्चर नेशन स्टेट सिस्टम में मूव करेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.